Measurement of E over M value of electrons. In 1897, J.J. Thomson devised an instrument to measure the charge over mass value of electron. यानी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की चार्ज बटा मास रेशो, यानी जितना उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और जितना इलेक्ट्रॉन का मैस है, चार्ज और मैस को डिवाइड करके जो रेशो बनती है वो मेजर की गई बाय जे थॉमसन ने। चार्ज और मैस रेशो मेजर की। The apparatus consists of a discharge tube shown in figure. ये नीचे apparatus दिखाया गया है। The apparatus is shown below. The cathode rays are allowed to pass through the electric and magnetic field. हमने अभी जो रेस पढ़ी हैं, पार्टिकल्स पढ़े हैं कैथोड रेस यानी इलेक्ट्रॉनों की रेस। इसके बाद हमने पॉजिटिव रेस पढ़ी, ठीक है। तो ये भी डिस्चार्ज ट्यूब में है, कैथोड रेस भी डिस्चार्ज ट्यूब में थी, एक ही थी। सिर्फ वो कैथोड रेस का था कि वो कैथोड के डायरेक्शन में फ्लोरेसेंस देती है और एनोड रेस एनोड के इलेक्ट्रोड के अपोजिट डायरेक्शन पे फ्लोरेसेंस देती हैं। इसके बाद हमने न्यूट्रॉन पढ़े, तो चैडविक ने डिस्कवर किए थे, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि मटेरियल चाहे कोई भी हो, गैस चाहे कोई भी हो, जो इलेक्ट्रॉन की जो मैस और चार्ज रेशियो, वो सारे कैथोड रेस बनती है, चाहे कोई सा भी मटेरियल दिया जाए, वो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनकी चार्ज ओवर मैस रेशियो कितनी है इलेक्ट्रॉन की। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए कैथोड रेस जो बनी थी डिस्चार्ज ट्यूब में, कैथोड रेस को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा था। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से गुजारने के कैथोड रे नीचे चली जाती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारते हैं कैथोड रे ऊपर, और दोनों के दरमियान में वो डिफ्लेक्ट नहीं होती, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती हैं। अगर दोनों अप्लाई हो रहे हैं तो वो नलिफाई कर देते हैं दूसरे के इफेक्ट को, ये इफेक्ट नहीं होती। When both the fields are off, then the beam of cathode ray consists of electron produced bright luminous spot at point of the fluorescent screen. देखें ये कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। दिस इज डिस्चार्ज ट्यूब। इसमें कैथोड और एनोड है, गैस पड़ी और वैक्यूम पंप से अटैच की हुई है, ठीक है। एक्सक्यूटिव डिस्चार्ज। तो हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो हमने पढ़ा था कि 5000 तक हाई वोल्टेज होना चाहिए, प्रेशर बहुत कम होना चाहिए, फिर ये कैथोड रेस बनती है। तो हाई वोल्टेज है, लो प्रेशर है और ये डिस्चार्ज ट्यूब है। ये एनोड है, यानी कि वो पार्ट जो पॉजिटिव बैटरी से अटैच हुआ है, और ये कैथोड है जो नेगेटिव से अटैच हुआ है। तो जब लो हाई वोल्टेज अप्लाई होगा, लो प्रेशर होगा गैस का इनसाइड, तो फिर ये कैथोड रेस पैदा होगी। ये कैथोड रेस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से गुजारी गई, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये सर्कल जो नजर आ रहा है, ये सर्कल, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये कैथोड रेस की रेस आ रही है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कैथोड रेस आ रही है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है सर्कल है, और ये जो है ये आप नजर आ रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये एनोड इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये कैथोड इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से गुजारी गई। तो देखते हैं जब ये दोनों फील्ड ऑफ थे या दोनों चल रहे थे, ये पॉइंट इस पॉइंट पे P1 पे जाके टकराए, और P3 ये वाला पॉइंट तब आएगा जब मैग्नेटिक फील्ड ऑन है, इलेक्ट्रिक फील्ड बंद है, और यहाँ पे तब टकराई जबकि मैग्नेटिक फील्ड ऑन और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बंद है, और P1 पे जब दोनों फील्ड, तो इस तरह का एक जो है ना स्टीम को डिफ्लेक्शन होती है ना। The north and south pole magnetic field are perpendicular to the plane of paper in the diagram. The electric field is in the plane of paper when only magnetic field is applied. The cathode rays are deflected in a circular path and fall at point P. यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो पॉइंट P पे वो टकराई। When only electric field is applied, the cathode rays produced a spot at point P. जब बिना इलेक्ट्रिक फील्ड था तो फिर पॉइंट P2 पे जाके स्पॉट पैदा की, धब्बे पैदा किए। Both electric and magnetic field are applied simultaneously, इकट्ठे, and their strength adjusted in such a way that cathode rays again hit the point P1.
इन दिस वे दे कंपेयर द स्ट्रेंथ। तो फिर P1 पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इस तरह बराबर करनी है कि वो जहां पे बगैर इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पॉइंट पे जाके गिरे। इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बढ़ाई कम करेंगे, इलेक्ट्रिक को भी ज्यादा कम करेंगे ताकि वो पहले वाले पॉइंट पे जाके जहां पे जब ये in this way by comparing the strength of two fields one can determine EM value of the electron। फिर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो हम करेंगे ये कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं। Okay, is the value of 1.75 to 888 and this means that this means that experiment apparatus जो है चैम्बर है इसके दो पार्ट कैन बी एडजस्टेड बाय अ वैक्यूम। आप देख सकते हैं ये मेटालिक चैम्बर है। मेटालिक चैम्बर के दो पार्ट्स हैं, एक है ऊपर वाला और एक है नीचे वाला। ठीक है बच्चों, दो पार्ट्स मेटालिक चैम्बर, ये लिखा है मेटालिक चैम्बर लिखा हुआ। इसमें ऑयल जो स्प्रे करेंगे, तो स्प्रे करेंगे जब ये नीचे आएगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बैलेंस करेंगे। और माइक्रोस्कोप से हम इधर से देखेंगे कि पार्टिकल पढ़ते हैं इसको। पहले इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये क्या 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 चीजें इसका चैम्बर के अंदर। देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स A and E dash। दो इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज A and second electrode is the E dash। E dash E A। These electrodes they can electric in this upper electrode has they need as ऊपर वाला इलेक्ट्रोड है इसमें स्लॉट है, होल है और मोबाइल के ड्रॉप जंप या वो नीचे वाले चैम्बर में आएंगे क्रॉस करके, तो फिर इसलिए स्पार्क होगा। पहला चैम्बर इसमें ऑयल का स्प्रे, ये छोटे छोटे पार्ट। दूसरे चैम्बर में ये फ्रॉक्स शुगर की तरह, दूसरे चैम्बर में ये ऑयल के पार्टिकल एक्स रे फार करेंगे। एक्स जैसे ही ऑयल से टकराएंगे इसको आयोनाइज करते हैं ऑयल को। जब ये आयोनाइज होंगे तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इस तरह स्टेगनेंट इस तरह बढ़ाना है कि वो पार्टिकल दरमियान में रुक जाए, सस्पेंड हो जाए, लटका रहे, यानी कि नीचे गिरे ना, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है। तो इसको इस तरह एडजस्ट करना है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में बैलेंस में आ जाए। तो ये जो वैल्यू जब एडजस्टमेंट से हम चार्ज की वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेशन से, ये इसमें सिंपल सी कहानी है। यानी पहले ऑयल स्प्रे किया, छोटे छोटे ड्रॉप बने पहले चैम्बर में, जब दूसरे ये सुराख से जो इलेक्ट्रोड वाला सुराख था इससे दूसरे चैम्बर में आएंगे, फिर एक्सरे उसके ऊपर फॉल करेंगे। ये एक्सरे ऑयल के ड्रॉपलेट के ऊपर जब गिरेंगी तो इसको आयोनाइज कर देंगे। आयोनाइज जब हो जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आयोनाइज हैं और वो नीचे की तरफ जो है ना फोर्स ऑफ ग्रेविटी के तहत नीचे भी आएंगे ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी लग रही है, तो फिर और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी फोर्स है ए और ए डैश। फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे है और इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स ऊपर है। ठीक है, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स ऊपर की साइड पे है। तो हमने इस तरह फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड को इतना ज्यादा बढ़ाना है कि वो पार्टिकल नीचे ना गिरने पाए बल्कि दरमियान में रुक जाए, यानी नीचे वाली फोर्स और ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फोर्स बराबर हो जाए। ठीक है, तो अब जो वैल्यू हम कैलकुलेट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन से हम फिर यहाँ से इसके चार्ज कैलकुलेट करेंगे, इसके ऊपर चार्ज कितना था। अब थोड़ा सा इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। A fine spray of oil droplets is created by an atomizer। atomizer यूज होता है ना, atomizer होता है जो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर स्प्रे जो है ना वो
पैदा करते हैं। देखना ये इधर ऑयल भरा हुआ है, ये एटॉमाइजर से बहुत क्लियर स्प्रे जो है ना बन रहे हैं, स्प्रे है एटॉमाइजर से। A few droplets passes through the holes in the upper plate into the region between the charge plates। कुछ जो ड्रॉप्स यहाँ पे जो ड्रॉप्स बने थे वो सुराख से गुजर के दूसरे चैम्बर में आ जाएंगे। Where one of them is observed through the microscope। तो जहाँ पे एक ड्रॉप को हम जो है ना माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे, जस्ट एक ड्रॉप की बात करनी, क्योंकि एक से हम निकाल लेंगे। These droplets when illuminated perpendicular to the direction of view appear in the microscope as bright spark against a dark background। तो ये दिखाया गया कि हमें ड्रॉप, वो ड्रॉप किस तरह का नजर आ रहा होगा। The droplet falls under the force of gravity without applying the electric field। The velocity of the droplets is determined। The velocity v1 depends upon the wave। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया तो ड्रॉपलेट नीचे गिर रहा था ना, फोर्स ऑफ अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटी है, यानी कि जितनी उसकी वेलोसिटी से नीचे गिरने की वेलोसिटी है उसके मास के प्रोपोर्शनल है। क्योंकि कोई भी चीज जो हवा में मौजूद होती है ना, पोटेंशियल रखती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, ठीक है। तो यानी उसके मास है, तो जितनी ज्यादा मास होगी उतने वो जल्दी से नीचे गिरेगा, जितने कम ड्रॉपलेट की मास उतने स्लो गिरेगा। तो वेलोसिटी इक्वल टू mg। अब हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, m यहाँ पे मास है ड्रॉपलेट की, g है एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। After the A between the electrode is ionized by X-ray, the droplets under observation take up an electron and get charged। ठीक है। अब जो एक्सरेज ये एक्सरेज जब फॉल करेंगे तो एयर जो है चैम्बर में वो आयोनाइज हो जाएगी, और जैसे ही एयर आयोनाइज होगी तो ये ड्रॉपलेट एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा एयर से। एयर आयोनाइज हुए ना, उसके इलेक्ट्रॉन लेता हूँ तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन लेके चार्ज हो जाएगा। द ड्रॉपलेट मूव्स अपवर्ड अगेंस्ट द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ए और ए जो दो प्लेटें थी ए और ए प्राइम के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये इट मूव टुवर्ड्स ग्रेविटी। अब ये इसकी वेलोसिटी जो थी ना v2 होगी, फर्ज किया ये थी जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ था, ठीक है, जब जिस फोर्स से गिरा था। और ये वाला है जब इसको आयोनाइज कर लिया, यानी गैस के मालिक एयर को आयोनाइज किया, उससे इसने ड्रॉपलेट ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और आयोनाइज हो गया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो ये तब की वेलोसिटी है। तो यानी कि जब अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, e माइनस mg, ठीक है। तो E यहाँ पे क्या, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज अ चार्ज, ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऊपर की फोर्स है और mg नीचे जाने की फोर्स है, क्योंकि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना mg। और Eg क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऊपर की तरफ जो लेके जा रही है। तो दोनों बैलेंस में हो गई। दोनों इक्वेशन को ड्राइव करें, इक्वेशन नंबर 1 और 2, तो v1 बटा डिवाइडेड बाय v2 इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय e1 e माइनस e कैपिटल E स्मॉल e माइनस mg। तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाए, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हमें v1 v2 वेलोसिटी v1 ये तो माइक्रोस्कोप से हम निकाल लेंगे ना, हम जिससे देख रहे हैं किस वेलोसिटी से, v2 भी माइक्रोस्कोप से निकाल लेंगे, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी नो मास कितनी होती है, g की वैल्यू पता है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है वो कितना हमने अप्लाई किया, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट वैल्यू ऑफ E, ठीक है, क्योंकि सारे पैरामीटर्स पता है, v1 का भी वी नो, v2 भी वी नो, m आल्सो वी नो, g आल्सो वी नो, कैपिटल E आल्सो वी नो, so we can find small e। The value of v are recorded with the help of microscope, ठीक है, क्योंकि माइक्रोस्कोप से हम ड्रॉपलेट को देख रहे हैं किस वेलोसिटी से जा रहा है। The factor like g and e are also known। ये g acceleration of gravity 10 वैल्यू है, और कैपिटल स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी हमें पता है, ये also we know। Mass of droplet can be determined by varying the electric field in such a way that the droplet is suspended in the chamber, hence c can be calculated, ठीक है। तो by changing the strength of electric field, Millikan found that the charge on each droplet was different। स्मॉल उसने फिर जो मेलिकान को एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट मिला ना, उसने देखा कि मुख्तलिफ ड्रॉपलेट्स का मुख्तलिफ चार्ज आ रहा था, मुख्तलिफ ड्रॉपलेट्स का, लेकिन उसने जो स्मॉलेस्ट चार्ज जो सबसे छोटी वैल्यू थी वो ये थी 1.59 कूलम, जो कि अब आजकल जो हमने लेटेस्ट जदीद दौर की जो सर्च में है, ये तो बहुत पुरानी बात है ना जो मेलिकान को लेटेस्ट है, लेकिन अब जो करंट वैल्यू की जाती है ना हम यूज कर रहे हैं वो है 1.60210 19 कूलम। तो ये इसके बहुत करीब करीब है, देख सकते हैं।
This small charge many droplets in charge of one electron. The other drops has more than one electron on them, have double and triple the charge amount of this. The charge present in an electron is the smallest charge of electricity that has to be measured so far. ठीक है? अब जो चार्ज था वो इसका मल्टीपल हो सकता है लेकिन इसके दरमियान नहीं आ सकता, यानी कि अगर ये है ना 1.6 तो 3.2 होगा, 3 से ज़रब देंगे 4.8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बिटवीन चार्ज नहीं आएगा बल्कि इसका मल्टीपल ही होगा। ये स्मॉलेस्ट चार्ज टिल वी रिप्लेस बाय दिस 1.6 10 to minus